जय हिंद, नमस्कार एवरीवन। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल 2024 की, जिसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कर दिया गया है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कल की रात 2:30 बजे के आसपास जाके राज्यसभा ने भी वक्फ बिल को पास कर दिया। यानी कि अब इस बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए और उसके बाद ये एक एक्ट यहां पर बन जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि वक्फ बिल है क्या। अभी ये जो बनने वाला है एक्ट, व्हाट इज दिस वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत सारे आप स्टूडेंट्स हैं, ये आप लोग कई टाइम से दरख्वास्त कर रहे थे कि सर ये बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो वक्फ के अंदर हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, क्यों इसको चेंज किया गया, क्यों उसमें अमेंडमेंट लेके आए, राइट, ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है। इन सब चीजों को आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो चलिए एक एक करके बेसिक से इसको समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। देखिए, मैं अगर आपको बेसिक से बताऊं तो वक्फ का मतलब होता है, वक्फ इज लाइक अ इस्लामिक प्रैक्टिस, एक रिलीजियस प्रैक्टिस, एक रिलीजियस पर्पस के लिए जब आप किसी प्रॉपर्टी को डोनेट कर देते हो, चैरिटी में दे देते हो, गॉड को, अल्लाह के नाम पे, तो उसको हम लोग वक्फ कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या मतलब हुआ, मैं बोलूंगा वक्फ का मतलब क्या हुआ, तो आप इतना समझ लीजिए कि ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस है और इसको हम रिलीजियस पर्पस के लिए, किसी प्रॉपर्टी को हम रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट कर रहे हैं, अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम। जो भी प्रॉपर्टी आप समझ रहे हो, जैसे मैं आपको हो सकता हूं अपनी एक प्रॉपर्टी दे दूं, तो ये मेरे तरफ से आपको दी जा रही है, ये आपके नाम पे हो जाएगी। लेकिन यहां पर मैं जो प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा हूं वो ऊपर वाले के नाम पे कर रहा हूं, वो गॉड के नाम पे, ऑलमाइटी के नाम पे, अल्लाह के नाम पे कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी इस प्रकार की निकल के आई, जिसको मैंने डोनेट कर दिया गॉड के नाम पे फॉर रिलीजियस पर्पस, इसको हम लोग कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आ गया? सिंपल है। अब बात यह आती है कि रिलीजियस पर्पस का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी जिसको मैंने बोल दिया कि इसको हम मस्जिद के लिए यूज करेंगे, ये कोई प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग ऑर्फनेज के लिए यूज करेंगे, ऑर्फनेज, वो यतीम खाना बना दिया हमने। ठीक है, हमने कोई प्रॉपर्टी कह दिया कि वहां पर कब्रिस्तान होगा, ग्रेवयार्ड होगा, कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, हमने बोल दिया कि यहां पर हम कब्रिस्तान बनाएंगे। हमने जमीन को, मेरी जमीन थी, मैंने डोनेट कर दिया कि यहां पर कब्रिस्तान रहेगा, यहां पर मस्जिद रहेगी, यहां पर ऑर्फनेज होगा, है ना। या फिर मैंने कोई एक जमीन को, एक प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पे दिया, गॉड के नाम पे दिया और कहा कि ये एक स्कूल की तरह चलेगा, है ना, या फिर ये जो है एक हॉस्पिटल की तरह चलेगा। तो हम कर रहे हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, गॉड के लिए, गॉड के नाम पे यहां पर हम डोनेट कर देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ यहां पर जो प्रॉपर्टी हमने वक्फ कर दी रिलीजियस पर्पस से गॉड के नाम पे, अब आप चाहो कि 2-3 साल बाद इसको हम वापस ले लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि इट इज इररिवर्सिबल, इट इज इररिवर्सिबल। आप इसको वापस नहीं ले सकते हो कभी भी। वंस डन मतलब डन, अब वापस नहीं आ सकते। क्लियर? मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा हूं, यानी कि मैं डोनर हो गया। यानी कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डोनर। जो प्रॉपर्टी को दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, डोनेट कर रहा है, डोनर। इसको कहा जाता है वाकिफ, इसको कहा जाता है वाकिफ। जो प्रॉपर्टी मैंने डोनेट कर दिया इन किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, इस प्रॉपर्टी को जो मैनेज करेगा उसको बोलते हैं मैनेजर। और मैनेजर के लिए जो वर्ड यूज होता है, इट इज मुतव्वली, इट इज मुतव्वली। बेसिक्स क्लियर होना चाहिए एकदम। ठीक है, अब समझिएगा कि ये जो आपका डोनर है या मुतव्वली है, ये एक मुस्लिम ही होगा, ये एक मुस्लिम होगा। सरकार ने ये बोला है इस बिल के अंदर कि भाई डोनर और मैनेजर या डोनर, कोई व्यक्ति डोनेट कब कर सकता है, अगर वो इस्लाम को पिछले 5 सालों से फॉलो कर रहा है, 5 इयर्स, तो वो एक वाकिफ हो सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है। अब इसका क्रिटिसिज्म भी यही है कि आप पता कैसे करोगे कोई इंसान 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है, या उससे पहले से कर रहा है, या रिसेंटली कर रहा है। तो ये क्यों किया गया है कि रिसेंट कोई कन्वर्जन हुआ हो तो वो प्रॉपर्टी को भी डोनेट नहीं कर पाएगा, वक्फ के नाम नहीं कर सकता।
ठीक है ना, कि मान लीजिए पहले किसी और रिलीजन का रहा हो, फिर वो कन्वर्ट हो गया हो इस्लाम में रिसेंटली, और फिर इस्लाम में कन्वर्ट होके वो प्रॉपर्टी को डोनेट कर दे, तो वो नहीं कर सकता। आपको 5 साल प्रैक्टिस करना होगा, इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज यहां ध्यान रखिएगा, इसमें मुस्लिम्स को रखा गया है, ये इतना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो ये बिल आपको पता है लोकसभा में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है, प्रेसिडेंट का असेंट उसको मिलेगा, ठीक है। तो अब ये एक्ट बन जाएगा, लेकिन इसके बाद बहुत सारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं और अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के, वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम उसको चैलेंज करेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है एंड ऑल दीस थिंग्स। अभी देखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इसका एक बेसिक फंडा आपको, जिसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो आपको तो पता ही होगा, इसका क्या रहा है इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा जान लेते हैं। कि ये जो बिल है ना, ये आप जो वक्त का जो प्रोसेस देख रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हमको इसके रिकॉर्ड्स, या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हमको देखने को मिलता है। कि यहाँ पर सुल्तान था, इसका नाम था मोइजुद्दीन, इसका नाम है मोइजुद्दीन सब। वो यहां पर उसने दो गांव के जो दो विलेजेस थे, उसकी जमीनों को मस्जिद के नाम दे दिया गया था, यानी वक्फ के नाम कर दिया था, तो कहा था मस्जिद यहां बनेगी। इस तरह से चीजें हुई। और फिर हमें जो एक पहला लॉ देखने को मिलता है वो 1954 का एक्ट देखने को मिलता है, जो वक्फ एक्ट बना 1954 का। उसके बाद जो एक्ट बना दैट इज 1995 का एक्ट। ये वाला जो एक्ट है ये हमारा करंट एक्ट है, जो अभी एग्जिस्टेंस में है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अभी ये बिल दोनों हाउसेस से पास हुआ है, एसेंट नहीं मिला है, तो ये एक्ट नहीं है। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो अभी करंट एक्ट इज 1995 का एक्ट, वक्फ एक्ट 1995। अब जो यहां पर ये बिल लेके आए हैं, इसका नाम देखिए आप, इसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट बिल यानी कि ये बिल अमेंड कर रहा है इस एक्ट को। इट्स एन अमेंडमेंट बिल, इट्स एन अमेंडमेंट बिल। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये कौन सा वाला अमेंडमेंट है, इसका नंबर बता दीजिए। तो उसके दिमाग में था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है क्या? नहीं, दिस इज अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट। एक नॉर्मल स्टैट्यूटरी एक्ट का ही लिए अमेंडमेंट है, तो उसमें कोई संवैधानिक संशोधन थोड़ी हो रहा है, ठीक है ना। ये एक एक्ट का है, तो यहां कोई नंबर नहीं हो। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, ये जब प्रेसिडेंट का असेंट पा जाएगा तो ये आपका एग्जिस्टिंग लॉ हो जाएगा। अब इस बिल के अंदर ऐसे कौन से वो 5 प्रोविजंस हैं जिसको लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टीज के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। क्यों उसको यहां पर मुसलमान अपोज कर रहे हैं, सरकार का क्या लॉजिक, क्या आर्गुमेंट है उसमें, ये सब चीजें यहां पर जानते हैं। देखिए मेरा काम यहां पर सिर्फ इतना है कि मैं आपको बताऊं कि क्या एग्जैक्टली चीजें हुई हैं। सो जस्ट डोंट गो इनटू इमोशंस में मत बहिएगा, आप लोग समझ लीजिए कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। देखिए यहां पर आपको मैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, 5 पॉइंट्स, एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए पहला पॉइंट के बारे में बात करूंगा, तो पहला है वक्फ बोर्ड के कॉम्पोजिशन को लेकर। वक्फ बोर्ड का जो कॉम्पोजिशन है उसको लेकर यहां पर डिस्प्यूट बना हुआ है, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अभी तक जो सिस्टम था वक्फ बोर्ड का, देखो पहले तो समझ लो कि वक्फ बोर्ड जो होता था आपको सेंटर लेवल पे ही मिलेगा। एक होता था सेंट्रल वक्फ बोर्ड और दूसरा होता था स्टेट वक्फ बोर्ड। हर स्टेट के अपने वक्फ बोर्ड होते थे और इसमें जो मेंबर्स होते थे वो मुस्लिम्स होते थे, ठीक है। ये जो नया बिल आया, इस बिल में प्रपोज किया गया कि इसमें जो सीईओ होगा वक्फ बोर्ड का वो एक नॉन मुस्लिम होगा, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और साथ में ये कहा गया कि इसमें दो एटलीस्ट टू नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे, एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे। ये यहां पर बिल ने प्रपोज किया था। लेकिन क्या हुआ था, जब बिल पेश होता है तो उसके बाद लोकसभा में आपको पता है इतना हल्ला गुल्ला होता है, हर आदमी क्या बोल रहा है किसी की आवाज समझ में आती नहीं है, और बिल का डिटेल डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करना है तो बिल को हम लोग कमेटीज को भेज देते हैं। तो यहां पर ये बिल को जेपीसी को भेजा गया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जेपीसी ने उसमें यहां पर चेंजेस किए। जेपीसी ने क्या बोला, क्या यहां पर अमेंडमेंट किया, उसने कहा कि ये जो आपका सीईओ है, नॉन मुस्लिम है ना, इसको यहां पर बोल दिया कि जो सीईओ होगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी की लेवल से कम का आदमी नहीं होगा, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के कम का लेवल नहीं होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल से कम का आदमी नहीं होगा, ठीक है। ये चेंज यहां पर वक्फ बोर्ड की कॉम्पोजिशन में किया गया। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये कहते हैं कि देखिए आप ये नॉन मुस्लिम मेंबर्स क्यों लेके आ रहे हैं हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर, है ना, ये काम तो मुसलमानों का है ना, ये चीज तो मुस्लिम्स की है। बट गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए ये तो वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना रिलीजन से थोड़ी है, वक्फ बोर्ड इज सिंपली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। भाई जो आप प्रॉपर्टी को
जो आप प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहे हो, आप डोनेट कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है कि नहीं। पता चला आपने कोई प्रॉपर्टी को ग्रेवयार्ड के लिए दिया, क्या ये प्रॉपर्टी कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होगी, ये प्रॉपर्टी किसी ऑर्फनेज के लिए इस्तेमाल होगी, किसी स्कूल के लिए होगी, किसी अस्पताल के लिए होगी, किसी मस्जिद के लिए होगी, और आप उसको किसी और कार्य के लिए कर रहे हो। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है। वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करने का है। वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का। इसलिए हम यहां पर जो है नॉन मुस्लिम मेंबर्स ले आए, क्योंकि इसमें आपका कोई रिलीजियस सेंटीमेंट थोड़ी हर्ट हो रहा है। सरकार ये बात बोल रही है, आपका रिलीजियस एस्पेक्ट तो सिर्फ यही है कि यहां पर तो मुस्लिम ही है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया। रिलीजन तो यहीं पर खत्म हो गया ना, कि आपने प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, इसमें इस्लामिक लोग कर सकते हैं, डोनर वाकिफ मुसलमान ही होगा, मैनेजर मुतव्वली मुसलमान ही होगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। हम जो चेंज कर रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की कॉम्पोजिशन में कर रहे हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए बॉडी बनाई गई है, उसका कोई रिलीजन से लेना देना है, ये बात सरकार बोल रही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है कि जो आपका वक्फ बोर्ड होता है ना, जैसे जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी आपने वक्फ करी है, मान लो हॉस्पिटल के लिए करी, तो उसमें क्या होता है, इसमें यह है कि भाई इतना परसेंटेज ऑफ द अमाउंट जो उस प्रॉपर्टी में आ रहा है, 5%, पहले 7% था, 5% विल गो टू द वक्फ बोर्ड, ये भी चीज होता है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार का आर्गुमेंट है, और यहां क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए ऐसा, अब कल ये राज्यसभा में एक एक सांसद जी थे, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, अपोज कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मान लीजिए कोई अगर ऐसा हिंदू कोई अगर ऐसा चैरिटेबल ट्रस्ट का मान लीजिए कोई संस्थान है, उसका कोई एक्ट बना हुआ है, तो क्या उसमें आप मुस्लिम्स को रखोगे? क्या उसमें आप इवन कोई टेंपल ट्रस्ट कोई एक्ट बना हुआ है, क्या उसमें आप शेड्यूल कास्ट को भी रखोगे? क्या आप शेड्यूल ट्राइब्स को रखोगे? इस तरह की बातें क्रिटिसाइज करेंगे। तो मेरा काम बस ये है कि आपको बताना कि क्या क्या बोला गया है या क्या हुआ है। ठीक है, आप इमोशन से मत जाइएगा, दिस इज नॉट माय व्यूज, मैं आपको उतना बता रहा हूं जो यहां पर किया गया, या जो कल मैं डिबेट सुन रहा था उसमें जो बोले गए वही स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला वक्फ बोर्ड के कॉम्पोजिशन को लेकर जो डिस्प्यूट बना हुआ है। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहां पर है डिस्प्यूट को लेकर। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी है, अब डिस्प्यूट ये हो गया है कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है, कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है, कि वो प्रॉपर्टी किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की है, किसकी प्रॉपर्टी है। अब अगर ये डिस्प्यूट है कि किसकी प्रॉपर्टी है, और इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा? पहले क्या हो रहा था, पहले होता था वक्फ ट्राइब्यूनल, पहले होता था वक्फ ट्राइब्यूनल जो इस डिस्प्यूट को सॉल्व करता था। ठीक है, वक्फ ट्राइब्यूनल्स आर लाइक कोर्ट्स जो इस डिस्प्यूट को यहां पर सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो बिल लेके आया, बिल में प्रोविजन किया गया कि भाई साहब इस डिस्प्यूट को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सॉल्व करेगा, इस डिस्प्यूट को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सॉल्व करेगा। जब मामला जेपीसी के पास गया तो जेपीसी ने यहां पर एक चेंज कर दिया, जेपीसी ने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, यहां पर जो इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा वो व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा। ठीक है, एंड ही विल बी अबव द रैंक, ही विल बी अबव रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रैंक से ऊंचा इंसान जो है वो होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रैंक से हायर रैंक का जो इंसान होगा वो यहां पर डिस्प्यूट को सॉल्व करे। इसको लेकर क्रिटिसिज्म क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप ही का इंसान तो है, स्टेट गवर्नमेंट का ही तो अपॉइंटेड है, स्टेट गवर्नमेंट का ही तो एम्प्लॉई है, अगर कोई डिस्प्यूट हो गया प्रॉपर्टी को लेकर तो वो आदमी न्यूट्रल कहां रह गया, वो तो आप ही की फेवर में डिसीजन देगा। ऐसी बात जो है यहां पर बोली गई। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, तीसरा चीज क्या हो गया, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वक्फ बाय यूजर को, ये क्लॉज को रिमूव कर दिया गया। क्या मतलब है इसका, वक्फ बाय यूजर का? देखिए, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई अभी तक कोई प्रॉपर्टी है, हमने उसको वक्फ कर दिया था, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसका, कहीं लिखित में इस बात को नहीं मेंशन किया गया है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ करी गई थी कि नहीं करी गई थी, कब करी गई थी। पहले के जमाने में ऐसे ही था, इस तरह की बातें बोली गई है ना। ये तो जो अपोजिशन पार्टी वही कह रही गई, पहले के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे, सल्तनत के टाइम पे, है ना भाई, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। अब कोई फॉर एग्जाम्पल वहां पर कोई ऐसा रिलीजियस प्लेस बना हुआ है, कोई ऐसा वहां पर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी वक्फ करी गई है, उस पर मस्जिद है, जो भी चीज है, तो अब क्या है कि उसमें कहा गया क्लॉज के अंदर, एक्ट के अंदर, कि अगर यहां पर ये प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि यूज होती आ रही है 100 सालों से, 500 साल से, तो वो यूज होती चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि वक्फ बाय यूजर विल एंड, उसको रिमूव कर दिया गया, दिस हैज बीन डन अवे विद, इसको डन अवे कर दिया गया। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई प्रॉपर्टी सालों से यूज होती चली आ रही है एज अ वक्फ प्रॉपर्टी बिना डॉक्यूमेंटेशन के तो होती चली जाएगी, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज को यहां पर वक्फ बाय यूजर को एलिमिनेट कर दिया। इसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म यही है कि बहुत सारे ऐसे ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, मस्जिद है जो इसके दायरे में आ जाएंगी, है ना, जो इसके दायरे में आ जाएंगी। एक तो ये हो गया। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 देखिए, इसमें बोला गया है कि भाई देखिए, हम एक डिजिटल डेटाबेस क्रिएट करेंगे।
डिजिटल डेटाबेस का मतलब जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो रजिस्टर नहीं करी गई हैं, उनको इस एक्ट के आने के 6 मंथ के विद इन रजिस्टर करवाना है अपने आप, और अगर नहीं करवाया तो आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात यहां पर बोली गई। तो एक डिजिटल डेटाबेस जहां सारा डेटा लिखा होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहां कहां वक्फ है, क्या किसके नाम की है, ये आपको कार्यक्रम 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है इस एक्ट के आते ही, और नहीं कर पाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त। अब इसमें क्या, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या बात आ गई, इससे बात ये है भाई दोस्तों कि भाई इसमें कहा गया कि मान लीजिए अब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी को लेकर कोई डिस्प्यूट बन गया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं, इसको लेकर डिस्प्यूट सॉल्व करने लग गए, और डिस्प्यूट सॉल्व करने में मान लीजिए 6 महीने से ऊपर का समय लग गया, 6 मंथ से ऊपर चला गया, तो क्या होगा भैया, आपकी प्रॉपर्टी आप प्रॉपर्टी जब्त कर लोगे। ऐसे में यहां पर जेपीसी ने चेंज किया था, जेपीसी ने कहा था कि अगर ये ट्राइब्यूनल, वक्फ ट्राइब्यूनल ये लिख के दे देगा कि नहीं भाई इस पर्टिकुलर संस्थान, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो वहां पर टाइम उसको दे दिया जाए। ठीक है, ये बात यहां पर बोली गई, क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। एंड लास्ट ऑफ द जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, कि जो अभी तक यहां पर वक्फ ट्राइब्यूनल था, वक्फ ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, नाउ इट कैन बी चैलेंज इन द हाई कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं इसके ऑर्डर को, वक्फ के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज है और है कि ये जो प्रॉपर्टी आप जब्त कर रहे हो, अगर 6 महीने में आप नामांकन उसका वो नहीं कराओगे रजिस्ट्रेशन, तो जो आप प्रॉपर्टी जब्त कर रहे हो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट, आप कोर्ट भी मूव नहीं कर सकते थे, आप कोर्ट ही मूव नहीं कर सकते थे। इसीलिए जेपीसी ने कहा कि ठीक है, अगर ट्राइब्यूनल लिख के दे देगा तो हम टाइम दे देंगे, लेकिन अगर प्रॉपर्टी जब्त हो गई तो फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते उसको। ये बातें जो है यहां पर, ये 5 पॉइंट्स हैं दोस्तों जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब फर्दर कोई अगर इसमें डेवलपमेंट होगा तो मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये पूरा जो चेंजेस हुए हैं वो समझ में आ गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करते रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए, और ये जो पूरा एक्ट है इसको पढ़ाई के एंगल से प्लीज लीजिएगा, है ना, समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, और डोंट गो इनटू द इमोशंस, है ना। अभी हम लोग को एग्जाम के हिसाब से इसको पढ़ना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत।